हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा जो हम लोग का सीजी टेट 2026 और शिक्षक भर्ती दोनों को लेकर हम लोग सामाजिक अध्ययन के चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। तो हम लोग इकाई 12 तक पहुंच चुके हैं। कल इकाई 12 के ही एपिसोड देखे थे हम लोग ने। क्षेत्रीय इतिहास और संस्कृति पर क्वेश्चन किए थे। आप लोग का लगातार कमेंट आया था कि सर इसके ये बहुत बड़ा पोर्शन है तो इसके कुछ और क्वेश्चन करा दीजिए, एक क्लास और ले लीजिए करके। तो आज इसी का इकाई 12 का क्षेत्रीय इतिहास एवं संस्कृति का पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, ये लास्ट इकाई है सामाजिक अध्ययन का। इसके बाद आपका जो शैक्षिक मुद्दे वाला है उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, 9 PM में डेली कुछ ना कुछ क्लासेस होते रहती है, तो आप 9 PM में आके एक बार चैनल चेक कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिन लोग भी नए हैं। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप स्टेटस में ताकि बाकी लोग जुड़ जाएं। लाइव चैट ऑन कर लीजिए, तैयार हो जाइए। ठीक है, आज डेट की बात करें तो आज है 14 जनवरी और 13 जनवरी। ठीक है, 13 जनवरी है आज। और आज की डेट में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सीजी टेट वाले, मैं बार बार बोलूँगा, जितने लोग भी अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, वो तत्काल जुड़ जाइएगा। ठीक है, बार बार नहीं बोलूँगा बीच में। 75 83 86 44 61 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सअप स्टेटस में देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हैं, तो तत्काल आज ही जुड़ जाइएगा। आप जुड़ने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट के पूरे टॉपिक वाइज जितने भी अभी तक हुए हैं और आगे जो हो रहे हैं वो सारे टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, 15 तारीख तक का हम लोग का टारगेट था कि सब आपको एक साथ दे देंगे ताकि आप जितने बार चाहे उतने बार प्रैक्टिस पेपर से पहले कर सकते हैं। और अभी के समय मेन है आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है पूरे सिलेबस का, हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की। ठीक है, चलेगा। तो पहला क्वेश्चन आज का और इस इकाई का 26वां क्वेश्चन काकीनाडा अधिवेशन में शामिल थे। जो काकीनाडा अधिवेशन हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल हुए थे ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, रामजी लाल सोनी, गिरधारी लाल तिवारी, श्याम लाल सोम। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन इनमें से शामिल थे, उसमें से कूट से आप आंसर बताएंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। तो काकीनाडा अधिवेशन में कौन कौन शामिल हुए थे, आप लाइव चैट ऑन कर लीजिए। लाइव चैट में आप लोगों का आंसर देते जाइएगा तभी मजा आएगा। ठीक है, चलेगा। तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है, ये सभी शामिल थे। तो एक बार याद कर लीजिए, मैं आपको बोला हूँ कि आप नहीं पढ़े रहते कुछ भी चैप्टर तो भी आप क्वेश्चन देखा करें, मैं आपको क्वेश्चन में ही याद कराते हुए चलूँगा। तो काकीनाडा अधिवेशन जो हुआ था उसमें कौन कौन छत्तीसगढ़ शामिल हुए थे, तो ये चारों को ही शामिल हुए थे। नाम याद कर लीजिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, रामजी लाल सोनी, गिरधारी लाल तिवारी, श्यामलाल सोम। ठीक है, चलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 5 पांडवों में कौन शामिल नहीं थे। तो आप सभी को पता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 के समय में, तो उसमें छत्तीसगढ़ से भी 5 पांडवों की तुलना की जाती है, इन 5 नायकों को ही। ठीक है, तो इनमें से कौन शामिल नहीं थे ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है वामन राव राखे, महंत नारायण दास, अब्दुल रऊफ, ठाकुर प्यारेलाल, शिवदास डागा। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका आंसर। अच्छा, इसका कूट नहीं डाल पाया है तो आप बताइए इनमें से कौन कौन नहीं था, आप नीचे कमेंट में लिखिए कौन कौन शामिल नहीं था। तो आप लोग इसका ना आज का होमवर्क नंबर पहला रहेगा ये, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, कमेंट करिएगा कि वामन राव के कौन थे। पांचों पांडवों की तुलना किससे किससे किया जाता है। ठीक है, जैसे नकुल, और नकुल जैसे मैं एक दो बता, नकुल क्या है आपका, अब्दुल रऊफ है नकुल से। ठीक है, तो ऐसे ही आप इन चारों का भी बताइएगा, इनमें से कोई नहीं, डी आएगा इसका आंसर। ये पांचों के पांचों शामिल थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पांचों पांडव कौन शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि ये पांचों शामिल थे, याद रखेंगे। तो 5 पांडव कौन कौन है, तो हमारे वामन राव राखे, महन नारायण दास, अब्दुल रऊफ, ठाकुर प्यारेलाल, शिवदास डागा। ठीक है, और आप लोग का होमवर्क है तो इनमें से किसका किसका तुलना किससे किससे किया गया था ये आप नीचे कमेंट करके लास्ट में बताएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था किसने लागू की थी, तो 3 वर्ष तक चलने वाली राजस्व व्यवस्था किसने लागू की थी। आपके ऑप्शन मिस्टर इलियट, कैप्टन ब्लंट, मिस्टर मेंसल, कैप्टन एगेन्यू। चलिए बताएंगे 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था किसने लागू की थी, जल्दी से आंसर करेंगे। मिस्टर इलियट, कैप्टन ब्लंट, मिस्टर मेंसल, कैप्टन एगेन्यू। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर लाइव चैट में करते जाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्टर इलियट। ध्यान रखेंगे 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था छत्तीसगढ़ मिस्टर इलियट ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के बारे में ही पढ़े ना, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था के आरंभ के साथ कौन कौन से नए तहसील का निर्माण किया गया था? जब छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था लागू किया उस समय तत्कालीन में शुरुआत में कौन कौन से नए तहसील बनाए गए थे? आपके ऑप्शन है रायपुर, धमतरी, छुईखरान, रतनपुर। तो ये 4 तहसील है, इनमें से कौन कौन उस टाइम तत्कालीन सबसे शुरू में बनाए गए थे तहसीलदारी व्यवस्था जब आरंभ किया गया था? चलिए देखेंगे, आंसर बताएंगे। कूट नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही आंसर है। तो डी में क्या है? एक है रायपुर, दूसरा है धमतरी और रतनपुर। छुईखरान नहीं था, तो इसको हटा दीजिएगा। आप याद कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में जब तहसीलदारी व्यवस्था शुरू किया गया तो शुरू में ही कौन कौन से तहसील बनाए गए थे? तो आपका रायपुर हो गया पहला, दूसरा धमतरी हो गया, तीसरा रतनपुर हो गया। तो 3 तहसील बनाए गए थे, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, बड़ा बड़ा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए और समझदारी से थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना है ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसमें आपको 3 कथन मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों कथन आप देखेंगे, तीनों कथन को पहले पढ़िएगा, फिर कौन सा गलत है, असत्य पूछा गया है तो असत्य आपको बताना है। पहला कथन है, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1922 में ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में किया गया था, ठीक है। एक बार महिला शासिका थी प्रफुल्ल कुमारी देव, ठीक है। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1922 में 12 वर्ष की आयु में किया गया था, पहला कथन। दूसरा, उनका विवाह, किनका मतलब प्रफुल्ल कुमारी का, उनका विवाह मयूरभंज महाराज के भतीजे प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ जनवरी 1927 में हुआ था, उनके विवाह के संबंध में हो गया। तीसरा है, द इंडियन वुमनहुड नामक एक पत्रिका में महारानी के विषय में उल्लेख मिलता है। तो 3 कथन आपके सामने, बताइए इसमें से कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे। अब आप समझदार हो गए हैं, आप डायरेक्ट आंसर डी मारेंगे, मेरे को पता था, क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों कथन सही हैं और ऐसे ही फैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो तीनों कथन सही हैं, आप याद कर लीजिएगा। प्रफुल्ल कुमारी देवी जो एकमात्र महिला शासिका थी, इसका राज्याभिषेक 1922 में हुआ था और केवल ये 12 वर्ष की आयु की थी, ठीक है, तभी इनको राज्याभिषेक कर दिया गया था। फिर इनका विवाह हुआ, किससे हुआ? तो मयूरभंज महाराज के भतीजे थे प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव। कब हुआ था? तो 1927 में। देखिए 22 में उनका आपका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ जब 12 वर्ष के थे। फिर 5 साल बाद, 22 से 5 साल बाद उनका विवाह हुआ, मतलब 17 साल की एज में इनका विवाह हो गया था। और किनसे हुआ था? तो प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव की। अब इसके बारे में हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, ये हमको जानकारी कहाँ से मिला है? तो एक अंग्रेजी पत्रिका थी द इंडियन वुमनहुड, उस पत्रिका में इनके बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। आपको 2 कथन अब पढ़ने हैं, दोनों में से बताना है कौन सा सही है या गलत है। पहला कथन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल के चित्र पाए गए हैं, वे केवल मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मतलब ये बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिला है, जैसे सिंगनपुर की गुफा में मिला है, तो वो केवल मध्य पाषाण काल के हैं क्या, ये बोल रहे हैं। दूसरा बोल रहा है प्रागैतिहासिक कालीन जो क्षेत्र है केवल रायगढ़ जिले में प्राप्त हुआ है। तो ये 2 कथन है, दोनों कथन को पढ़िए, नीचे कूट देखिए, उसमें आंसर करिए। जितने लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन लोग भी व्हाट्सअप में प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े हैं, सीजी टेट वाले स्पेशली, वो जुड़ जाइएगा। 15 दिन आपके पास समय है, पर्याप्त है 15 दिन प्रैक्टिस करने के लिए। पूरे 150 नंबरों का जो सिलेबस, उसको तोड़ मड़ोड़ के आप लोग छोटे छोटे टॉपिक करके पूरा कॉन्फिडेंस आपके में डेवलप कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। दोनों गलत है ना, क्योंकि वहाँ जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले हैं वो नवपाषाण काल के भी है, पूरा पाषाण काल के भी है, मध्य पाषाण काल के, तीनों से संबंधित है, इसलिए ये गलत हो गया। और रायगढ़ में नहीं, आपके बालोद, इधर चित्ता कई जगह कई जिलों में मिला, ठीक है। आगे हम इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका क्लास भी आप देखेंगे, ठीक है। चलेगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फिर से मैं आपको 3 कथन दे रहा हूं, आप बताना इनमें से कौन सा सही है, सही कथन बताइएगा, ठीक है। चलिए पहला कथन देखते हैं, महापाषाण कालीन स्मारक छत्तीसगढ़ के केवल बालोद जिले से प्राप्त होती है। महापाषाण कालीन स्मारक बस्तर से भी प्राप्त होते हैं।
यहाँ देखिए दोनों तो एक दूसरे का विरोध कर दिया। पहला जो आपके कथन है वो बोल रहा है केवल बालोद से प्राप्त होता है, दूसरा कथन बोल रहा है बस्तर से भी प्राप्त होता है। तो दोनों में से एक आएगा, एक तो गलत हो गई। तीसरा, महापाषाणकालीन स्मारक धनौरा की खोज एंडरसन ने किया था। तो धनौरा है एक महापाषाणकालीन, उसका खोज एंडरसन ने किया था। तो सबसे पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, महापाषाण होता क्या है, महापाषाणकालीन स्मारक क्या होता है? तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो जो पहले जमाने में जब कोई मर जाते थे, खत्म हो जाते थे, तो उनको क्या करते थे, जंगल में ले जाते थे और पत्थर से ढक देते थे। उनको गड्ढा बना के मिट्टी से नहीं करते थे, पत्थर से उसको पूरा ढक दिया जाता था। उसी को फिर महापाषाणकालीन स्मारक, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है, स्मारक बना देते थे। ठीक है, चलिए बताएंगे इसको कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसका देखिए पहला तो गलत हो गया, केवल बालोद से नहीं, क्योंकि बस्तर से भी मिला, मतलब बस्तर से मिला, ये सही है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और धनौरा की खोज एंडरसन ने नहीं किया था, ये भी गलत है। तो हमारा केवल बी आएगा, केवल 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़ेंगे। फिर से 3 कथन है। देखिए छत्तीस में कथन वाले के साथ ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं कथन वालों के साथ ही ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ताकि ज़्यादा फैक्ट आपके दिमाग में भर दूँ। ठीक है, चलिए आपके 3 कथन फिर से मैं बता रहा हूँ, बताइए कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन, सिंघनपुर जो रायगढ़ में है से लाल रंग की छिपकली और घड़ियाल के चित्र प्राप्त हुए हैं। दूसरा, कोंडागांव के चंदेली से एलियन जैसे चित्र मिले हैं। तीसरा, बसनाझार रायगढ़ जिला में स्थित है। चलिए बताइए, तीनों कथन को पढ़िए, आराम से बताइए कौन सा सही है, कि तीनों सही है कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 33, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि सिंघनपुर से लाल रंग की छिपकली चित्र नहीं प्राप्त हुए, प्रागैतिहासिक कालीन थे। ठीक है, तो ये गलत है पहला। दूसरा आप याद कर लीजिएगा, दूसरा और तीसरा, कोंडागांव के चंदेली से एलियन के जैसे चित्र मिले हैं, ये सही है। तीसरा हमारा सही है, बसनाझार रायगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, तो 2 और 3 सही है, एक गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, राम वन गमन से संबंधित स्थल है। राम वन गमन से सीतामढ़ी हरचौका कोरिया, सीता बेंगरा गुफा सरगुजा में है, सीता गुफा बीजापुर, सीता नदी धमतरी। तो आपको बताना है ये चारों जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनमें से कौन राम वन गमन से संबंधित है। सीतामढ़ी हरचौका, सीता बेंगरा, सीता गुफा, सीता नदी। नीचे आपका ऑप्शन है, देख के बताइए, राम वन गमन पथ जो भी बनाया गया है उससे संबंधित। चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका सही आंसर है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और सी में क्या है, 1 और 2, तो 1 और 2 आप लोग याद रखिएगा। रामवन गमन पथ से संबंधित कौन कौन सा है, सीतामढ़ी हरचौका है जो कोरिया जिला में है, दूसरा है सीता बेंगरा गुफा जो सरगुजा में है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे, सीतामढ़ी हरचौका और सीता बेंगरा गुफा। ठीक है, ये दोनों राम वन गमन पथ से संबंधित है। ठीक है, चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे है, छत्तीस से गोनल श्रेणी के 8 सिक्कों की प्राप्ति कहाँ से हुई है। ध्यान रखेंगे, गोनगल 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 शैली। ठीक है, नया चीज है, नया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आरंग, बानबरद और रीवा पितईबन। ठीक है, चलिए बताएंगे। गोनगल श्रेणी के 8 सिक्के, मतलब 8 मतलब जिसको ठोक ठोक के बनाया जाता है उसी को 8 सिक्के बोला जाता है। ठीक है, तो कहाँ से मिले हैं, तो चलेगा इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग को पता नहीं होगा, नया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
आरंग से, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के गोनगल श्रेणी के आहट सिक्के आरंग से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36। कर्नल आउसले के द्वारा जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफाओं की खोज किस वर्ष की गई थी? तो कर्नल आउसले के द्वारा जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफाओं की खोज किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है 1846, 1848, 1856, 1861। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, बताएंगे। कर्नल आउसले के द्वारा जोगीमारा और सीता बेंगरा गुफा की खोज किस वर्ष की गई थी? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1848। तो याद रखिएगा इसको, 1848 में कर्नल आउसले के द्वारा जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफाओं की खोज की गई थी। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जोगीमारा सीता बेंगरा की खोज किसने की थी? तो नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कर्नल आउसले ने। ये आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, किरारी के कास्ट सिस्टम में विभिन्न अधिकारियों के पद नामों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किन पदों नामों का इस कास्ट में वर्णन है? आप सभी को पता है किरारी में, ठीक है, जो आपके शक्ति जिले के आसपास है, किरारी के जो एक तालाब है, उस तालाब में ना एक खम्बा टाइप का मिला है, जिसको लकड़ी का बना हुआ है, स्तंभ टाइप का बना हुआ है, जैसे जैत खाम रहता है ना, उसी टाइप का स्तंभ मिला है, कास्ट स्तंभ। उसमें बहुत सारे पदों के अधिकारियों के पद नाम का उल्लेख है। ठीक है, तो किस किस पद नाम का उल्लेख आपको बताना है। आपका ऑप्शन है नगर रक्षिण, प्रतिहारक, सौगंधक, गोमांडलिक, महापथिक। तो बताइए इनमें से किसका किसका उल्लेख उस कास्ट स्तंभ में है? चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करिए, पूरा देखिएगा, क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो केवल 5 को छोड़ दीजिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सी हो जाएगा। नगर रक्षिक, नगर रक्षिण और प्रतिहारक, सौगंधक, गोमांडलिक, ये चारों का उल्लेख आपके जो किरारी का कास्ट सिस्टम है उसमें किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। कुषाण वंश के शासकों के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण वंश के जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए आपको बताना है छत्तीसगढ़ में। आपके ऑप्शन है तेलीकोटा, मल्हार, चकड़बेड़ा। ये 3 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, तीनों में से बताइए कहाँ कहाँ कुषाण वंश के शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। तो आप याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कुषाण वंश के जो शासक थे उसके सिक्के छत्तीसगढ़ में 2 जगह से मिले, एक तेलीकोटा से और मल्हार से। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? जहां असत्य दिखे गोला घेर दिया करे, आपको गलत बताना है। ठीक है, जो निगेटिव है। पहला आपका ऑप्शन है आरंग से गुप्त काल का सिक्का प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 है पिटई वन से गुप्त काल के 40 सिक्कों की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन सी है बानाबरद से गुप्त काल के 20 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आपकी चौथे ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम का भी सिक्का पिटई वन से प्राप्त हुआ है। इसमें से 3 आपके सही हैं और 1 आपके गलत है। तो वही गलत ऑप्शन आपको खोज के निकालना है। तो थोड़ा पढ़िए इसको और बताइए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जिन लोग भी व्हाट्सअप में प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े हैं, सीजी टेट वाले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज आपके 13 जनवरी है, 15 दिन आपके पास अगड़ के समय है, बढ़िया पर्याप्त है, नाम मात्र की फीस है। प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, पूरा सिलेबस आपको लगेगा कि पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका गलत है, मतलब ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी 3 आप याद कर लीजिए इस क्वेश्चन के थ्रू, ताकि आपको फैक्ट याद हो। आरंग से किस काल के सिक्का मिला है? तो गुप्त काल के, याद रखिएगा। पिटई वन से किस काल के सिक्का मिला है? तो गुप्त काल से। कितने मिले हैं? तो 40 सिक्के, याद रखिएगा। बानाबरद से कौन सा सिक्का मिला है? तो गुप्त काल के सिक्के मिले हैं, मतलब गुप्त काल के सिक्के 3 जगह से मिले, आरंग से, पिटई वन से, बानाबरद से। ठीक है, पिटई वन से 40 सिक्के, बानाबरद से 20 सिक्के मिले, सोने के सिक्के, वो भी याद रखिएगा। बानाबरद से गुप्त काल के 20 सोने के सिक्के प्राप्त हुए। तो इसका हमारा आंसर तो डी आएगा, गलत कथन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। सही जोड़ी दिया हुआ है, आपको जो असत्य कथन है उसको आपको पहचानना है। सबसे पहले पहला कथन पढ़ते हैं। वकाटक नल वंश के मध्य
प्रथम युद्ध भौदत्त वर्मन के समय हुई थी? नल वंश के साथ हुआ था क्या? वाकाटक का बताइएगा। दूसरा ऑप्शन है भौदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। तीसरा है पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारक को परास्त किया था। चौथा ऑप्शन है स्कंद वर्मन ने देवसेन को परास्त किया था। तो चलिएगा बताइएगा, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। असत्य कथन आपको पहचानना है। 3 आपके सही है, 1 गलत है, वो गलत को खोज के निकालिए जल्दी से। तो कौन सा गलत है? पहला वाला ही गलत है, तो यही हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको हटा दीजिए, बाकी 3 आप याद कर लीजिए। भौदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया, फिर नरेंद्र सेन के जो बेटा था पृथ्वी सेन ने वो अर्थपति भट्टारक को पराजित किया, ठीक है। फिर लास्ट में स्कंद वर्मन ने देवसेन को परास्त किया था। तो ये आप क्रम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों कथन सही है हमारा, तो गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 असत्य कथन है। अब आपको बताना है कौन से इनमें से असत्य कथन है। चलिए पहला कथन पढ़ते हैं, आरंग ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय ने जारी किया था। तो जो आरंग में ताम्रपत्र मिला है, जिसको आरंग ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता है, वो भीमसेन द्वितीय ने जारी किया था, ये पहला कथन है। दूसरा, इसके अनुसार भीमसेन द्वितीय की राजधानी आरंग थी। इस वंश के 6 शासकों की जानकारी मिलती है। तो आपको बताना है, ओवरऑल ये क्वेश्चन आपके आरंग ताम्रपत्र पर है। आरंग ताम्रपत्र पर, आरंग ताम्रपत्र के बारे में आपको पूछा गया है। तो चलिए बताइए कौन सा गलत है। एक आपका गलत हो सकता है क्या, कि 2-3 गलत है, देख के बताइए। तो इसका आंसर सीधा आ जाते हैं, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब दूसरा वाला गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा को याद कर लेते हैं हम लोग। आरंग ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय ने जारी किया था, लेकिन जौहरी ने उसकी राजधानी थी ना, भीमसेन द्वितीय ने जारी किया था। और इस जो ताम्रपत्र में 6 शासकों की जानकारी मिलती है। तो हमारा 1 और 3 सही है, दूसरा हमारा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन मैं आपको बता रहा हूं, दोनों कथनों पर आप विचार कीजिएगा। पहला कथन है पर्वत द्वारक वंश, ये भी एक वंश है छत्तीसगढ़ जिन्होंने शासन के कुछ छोटा समय इन्होंने व्यतीत किया था। पर्वत द्वारक वंश, इनकी राजधानी देवभोग थी, जो गरियाबंद वाला देवभोग है। इस वंश का प्रसिद्ध शासक सोमन राज था। तो बताइए इसके संबंध में दोनों में से कौन सा सही है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ना। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक सत्य है, ठीक है। दूसरा आपका गलत है, तो पहला है बस याद रखिएगा, पर्वत द्वारक वंश की राजधानी देवभोग थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 असुमेलिक कूट है, जो गलत रहेगा उसी को बताना है। 3 सही है, एक गलत है, उस एक गलत को पहचानिए। चलिए, भौदत्त वर्मन रिद्धिपुर ताम्रपत्र, देखिए एक तरफ ताम्रपत्र दिया है, एक जारीकर्ता जो शासक उसका नाम दिया, तो आपको बताना है कौन सा इसमें का गलत है। भौदत्त वर्मन का रिद्धिपुर ताम्रपत्र, अर्थपति भट्टारा का केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, स्कंद वर्मन का पंड्या पाथा ताम्रपत्र, विलास तुंग का राजिम शिलालेख। चलिए बताइए कौन सा गलत है। 3 सही है भाई, एक गलत है, वैसे एक गलत को ढूंढना है आपको। जल्दी आंसर कीजिए। तो चलेगा, जल्दी से देखते हैं। 43 का आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है हमारा, स्कंद वर्मन पढ़िया पाठन नहीं था। बाकी आप 3 याद कर लीजिएगा। भौदत्त वर्मन का रिद्धिपुर ताम्रपत्र है, अर्थपति भट्टारा का केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है, विलास तुंग का राजिम शिलालेख, तीनों याद कर लीजिए, ठीक है। भौदत्त वर्मन का रिद्धिपुर, अर्थपति भट्टारा का केसरी बेड़ा, विलास तुंग का राजिम शिलालेख, ठीक है। चलेगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको मैं 2 कथन बता रहा हूं, फिर से इन दोनों कथनों पर आप विचार कीजिएगा। पहला कथन है नल शासकों की स्वर्ण मुद्राएं एडिंगा एवं कुलिया से प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है नल शासकों के स्वर्ण मुद्राओं का अध्ययन डॉक्टर मिरासी ने किया था। तो दोनों कथन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए।
चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नल शासकों के स्वर्ण मुद्राएं एडिंगा व कुलिया से प्राप्त हुए, दोनों जगह याद रखेंगे। नल शासकों के स्वर्ण मुद्रा कहाँ से मिला? एक एडेंगा, एडेंगा भी बोलते हैं, एडिंगा भी बोलते हैं, ठीक वही दोनों है। तो एडेंगा कुलिया से प्राप्त हुए नर शासकों के स्वर्ण मुद्राओं का अध्ययन डॉक्टर मिरासी ने किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके 3 कथन मैं बता रहा हूं, तीनों कथनों के बारे में आपको बताना है। पहला कथन है, भवदत्त वर्मन की राजधानी नंदीवर्धन थी, जिसके नष्ट होने के पश्चात उन्होंने पोड़ागढ़ को नई राजधानी बनाई थी। दूसरा कथन है, भवदत्त वर्मन ने अपनी रानी अचाली भट्टारिका के साथ प्रयाग की यात्रा की थी। तीसरा कथन है, यह शासक गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक है, तो चलेगा बताएंगे तीनों कथन के बारे में, इनमें से कौन सा सही है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, कौन कौन सा कथन सही है इसमें बताइए जल्दी। 45, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। तो 2 और 3 को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में तो क्या था आपका, भवदत्त वर्मन ने अपनी रानी, मतलब उनकी रानी कौन थी? अचाली, नाम भी याद रखिएगा, अचाली। ठीक है, भट्टारिका के साथ प्रयाग की यात्रा की थी। तो अपनी जो रानी थी अचाली भट्टारिका, इसके साथ प्रयाग की यात्रा की थी। यह शासक गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक है, तो हमारा 2 और 3 दोनों सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, नल वंश के शासकों के सिक्कों पर अंकन होता है। किसका अंकन होता है आपको बताना है? गजलक्ष्मी का, नंदी का, कमल का, त्रिशूल का। तो नल वंश के जो शासक होते थे उनके सिक्कों पर किस चीज का अंकन होता था? जैसे भी हमारे नोट पे महात्मा गांधी होता है, ठीक है, उसी प्रकार उनके जो सिक्कों पर किसका अंकन होता था? नल वंश की बात किया है, आपको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदी। ठीक है, तो याद रखेंगे नल वंश के शासकों के सिक्कों पर नंदी का चित्र अंकन होता था। ठीक है, चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्रगुप्त ने बस्तर के शासक व्याघराज को परास्त करने के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे, इन्होंने बस्तर के जो शासक थे व्याघ्रराज, उनको पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी, ये बताना है। आपका ऑप्शन है विक्रमादित्य, दक्षिणापथपति, व्याघ्रहंता, क्षत्रिय संहारक। चलिए बताइए कौन सा उपाधि समुद्रगुप्त ने जो बस्तर के शासक थे उनको पराजित करने के बाद धारण किए थे। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, तो देखिए व्याघ्रराज को हराया तो स्वाभाविक सी बात है व्याघ्रहंता की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 47 का व्याघ्रहंता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, छत्तीसगढ़ में पहली बार सिक्कों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किस वंश के शासकों ने किया था? जैसे अभी हम लोग पढ़ा नल वंश के जो सिक्के थे उसमें आपके नंदी का चित्र अंकन रहता, तो वैसे ही ऐसा कौन सा शासक थे या कौन से शासक थे जिनके सिक्कों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? आपके ऑप्शन है राजर्षि तुल्य कुलवंश, नल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश। तो बताइए किनके सिक्के में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, सरबपुरी वंश। तो याद रखना है सरबपुरी वंश के जो शासक थे उनके सिक्कों में संस्कृत में का उल्लेख था या संस्कृत का प्रयोग हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 49, प्रसन्न मात्र के संबंध में असत्य है, गलत चीजें बताना है आपको। 3 आपके सही है, एक गलत है, वही गलत को ढूंढिएगा। प्रसन्न मात्र ने सोने के सिक्के जारी किए थे, आरंग नगर बसाया था, सिक्कों में पेटी का शीर्ष
लिपि का प्रयोग किया गया था? सिक्कों में गरुड़, शंख, चक्र का अंकन था। चलिए बताइए कौन सा गलत है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इन्होंने आरंग नगर को नहीं बसाया था, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आप 3 याद कर लीजिएगा। प्रसन्न मात्र ने सोने के सिक्के जारी किए थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे सोने के, उसमें शीर्ष सिक्का पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया गया था, ये भी सही है। इनके सिक्कों में गरुड़, शंख, चक्र का अंकन था। ये अलग अलग क्वेश्चन भी बनते हैं ना, किसके सिक्के में गरुड़, शंख, चक्र का अंकन होता है, प्रसन्न मात्र। ऐसे करके ना आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन की ओर आप जाने का प्रयास किया करें। क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 49 का बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिरपुर को बसाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है महासुदेवराज, महाप्रवरराज, महाजयराज, प्रसन्नमात्र। चलिए आंसर बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। एक बार मैं नंबर फिर से बता देता हूँ, 75 83 86 44 61। ये हमारे जो व्हाट्सअप टीम है उनका नंबर है। इसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा कि सर CGPSC एडिटर नोट टीम में आपका मतलब CG टेट का तैयारी करना है, पेपर 1 का, पेपर 2 का प्रैक्टिस करना है करके, जिसका भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। 15 दिन पर्याप्त समय है, आपको पूरा पका पकाया पूरा सिस्टमेटिक वे से आपको पूरे 150 नंबरों का जो आपका सिलेबस है, हर सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, बाल विकास, आपके पर्यावरण हो गया, गणित हो गया, साइंस हो गया, सामाजिक अध्ययन, सभी के टेस्ट आपको मिलेंगे। नाम मात्र की शुल्क अभी हम लोग ले रहे हैं, जो टाइपिंग का खर्च है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको निःशुल्क क्लासेस और जो भी कुछ डाल रहे हैं सारी चीज़ें ग्रुप में निःशुल्क डाला जा रहा है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इसमें मैसेज कर दीजिएगा और आज ही तत्काल जुड़िएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट कर दिए। सिरपुर को बसाने वाला शासक कौन था? तो ये था महासुदेवराज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सिरपुर को महासुदेवराज ने बसाया था। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में देखेंगे साइंस। आप लोग का डिमांड था कि साइंस के क्वेश्चन करा दीजिएगा करके, तो देखते हैं और बताइएगा और किसके क्वेश्चन आपको कराने हैं। कि इकाई 13 का भी देख लेते हैं। इकाई 13 भी है आपके सिलेबस में, शैक्षणिक मुद्दे वाला, उससे संबंध में भी क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और व्हाट्सअप बैच में आज ही जुड़ जाइएगा प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, अब तैयारी को एक सिस्टमेटिक वे दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आपका पता चल पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।